बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, तरबूज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। गर्मी की शिद्दत कहाँ तक जाएगी वो तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट अल्लाह ताला का खुसूसी करम है जी हम लोगों पर। मार्केट में इस तरह के फ्रूट जो हैं वो बेतहाशा बड़ी तादाद में अवेलेबल हैं और प्राइस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है जी, आपकी कुव्वत ख़रीद में हुए है। सो गर्मी को दूर भगाने के लिए इस वक्त बहुत ही आजमूदा फार्मूला है, मार्केट में मौजूद है। तरबूज का इस्तेमाल सभी लोग करें, सबके लिए बहुत ज़्यादा मौसर है। आने वाले दिनों में शदीद गर्मी की पेशगोई भी की जा रही है और यही दिन होते हैं जी, आगे गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, हब्स की शिद्दत भी बढ़ेगी और फिर आगे आपने मानसून की तरफ जाना है। प्री मानसून का आगाज़ होगा, मानसून का होगा, यानी ईद के दिनों में अच्छी खासी गर्मी होगी, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और 40 तक टेम्परेचर जाने की पेशगोई भी की जा रही है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं जी हमारे साथ, कुछ जिन लोगों ने आगे चल के जानवरों की ख़रीदारी करनी है उनको तो ज़्यादा इस मौसम का सामना करना पड़ेगा। आमिर रज़ा खान साहब और हमें हसन अली ने आज ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आमिर भाई? अल्लाह करम। हसन आप ठीक ठाक है? आमिर भाई आप तो शो भी करते हैं बोलते बकरे, तो मेरे ख्याल से आपके लिए तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हमारे लिए क्या मुश्किल होना है, उन बेचारे जो व्यापारी आएंगे उन्होंने वहाँ रहना है। आपने सही कहा। कहाँ से आते हैं, मैं आपको से जो है और उनके लिए तो इंतजामात भी मुकम्मल नहीं होते, पानी तक अवेलेबल नहीं होता। हाँ, आपने बताया कि पानी भी मैं तो पिछली दफा भी कहता था और पिछली दफा मैं रो पड़ा था कि 2-2, 3-3 दिन के ये जानवर प्यासे थे। अच्छा। और ये जो जहाँ पे अब नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है ना जी, यहाँ पे इन्होंने लगाई एक मंडी और 2 रोड क्रॉस करके नलका आप लगाइए। नहीं उस दौर में पिछले साल की बात है, ठीक है। यानी मंडी रोड के इस तरफ है जहाँ पे अब वो शादी हाल बन गया और नवाज शरीफ वो बन गया, हॉस्पिटल बन रहा है और पानी सामने से लेना और पानी जो था नलका उसका रोड क्रॉस करके था एक नलका जिस पर आपका एक अहलकार मौजूद था जो पैसे लेके पानी बेच रहा था। ये इंतजामात है, ये इंतजामात थे। किया जाता है। और मैंने खुद एक बंदे का इंटरव्यू किया, मैं खुद रो पड़ा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पानी लाके अपने बकरों को और अपने जानवरों को किसके कहने पर वो पानी बेचा जा रहा था? एक सबकी मिली भगत है ना जी, सबकी मिली भगत, ये इसी तरह से कहा जा सकता है कि ये इसी तरह से कहाँ वो इंतजामिया का एक कैंप लगाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग बिठाए जाते हैं, कहाँ था वो सब? बड़ा बुरे हालात थे। और बुजदार साहब के दौर में तो, हालांकि बुजदार का मतलब ही बकरियां वाला है, बुज बकरे को या बकरी को कहते हैं और बुजदार का मतलब है बकरी बकरे चराने वाला। उसने जो जुल्म किया जानवरों के साथ, वो जानवर जैसा सलूक हुआ उनके साथ। और ये कुर्बानी के जानवरों को आप पता है हुक्म ये है कि इनको प्यार से रखा जाए, इनको खिलाया पिलाया जाए, ख्याल हर तरह से ख्याल रखा जाए, देखभाल की जाए। और मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा आप लोगों को, वहाँ जाने वालों को सहूलत ना दें। जो वहाँ आए हैं ना मेहमान, ये जानवर और उनके लोग, उनको आप ट्यूबवेल लगा कर दें, पानी खुला दें। उनको पता है कि यार उनको पानी खरीदना नहीं पड़ेगा, फ्री पानी होए, फ्री वहाँ पे मौसम की तो प्रेडिक्शन आपके सामने है, उसके अकॉर्डिंग शेड्स लगा कर उनको दें, कराटे वगैरह जो मेडिकेशन दी जाती है ना, जो सिर्फ जानवरों को दिया जाता है वो इंसानों को दिया जाता है। ये मेरी आंखों देखी है, वही इंजेक्शन जो जानवरों को लगाए जा रहे होते हैं वही आप समझे जुकाम और नज़ले के इंजेक्शन और डिस्प्रिन और पैनाडोल। हमने ये तो बड़ा खुल के बयान किया था सारी चीजें, मैंने और सिप्रा ने। और मेरा तो फोकस ये था, देखेंगे जाके स्क्रीन पे देखने में, जाके वहां विजिट करने में, इश्तिहार में देखने में ऐसे लगता था जैसे ये जानवरों के लिए, तो मैं तो कहता सी घर बना ली थे, दुनिया सहूलतें इन्होंने दी थी। तो इश्तिहार में तो आमिर भाई इस दफा भी यही होगा। नहीं, अगर इश्तिहार में करना है तो फिर रहने दे। फिर मेरा और एक और चीज है, इस दफा तो मंडियों की तादाद भी कम कर दी है। मंडियों की तादाद 6 है, नहीं 4 कर दिया आमिर भाई। अच्छा, मुझे तो बसाम ने 6 बताई। 6 है या बहरहाल पहले से कम कर दी है। अच्छा, पहले से इस दफ़ा कम कर दी। और वही बात आ जाती है कि खुदा का वास्ता है कि कम से कम जो कुर्बानी के जानवर हैं उनका ख्याल करें। ये क्या तरीकाकार हुआ कि पानी भी जो है वो फिर पैसों से ख़रीदना पड़े उन्हें लोगों को। ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ पर हमने देखा कि अगर बारिश हो जाए उस सूरत में लोगों को शदीद मुश्किल बहुत ज़्यादा, वो तो कोई पार्किंग का इंतजाम नहीं होता, जो आने वाले लोग हैं वो भी बेचारे परेशान होते हैं, वहाँ पे व्यापारी। दिलचस्प बात है, मेरी आंखों देखा है, जो व्यापारी कोई बकरा या गाय बेचता है ना, एक पुलिस वाला उस बत्ते के लिए खड़ा होता है साथ। अंदाजा करें कि ये आप ले, ये मेरे मैं ये भी होता है। पाइन एवेन्यू की बात बता रहा हूँ आपको। फिर इस मुल्क का क्या होगा? मतलब आप अल्लाह की राह में आप जानवर अच्छा, वो लेने के लिए वालों जा का रहे हैं। भत्ता अलग है, इनका अलग है, LWMC वालों का अलग है। वहाँ पे इतनी पर्चियाँ और भत्ते हैं
आप हैरान परेशान हो जाएं कि यार ये जो जानवर लेके आया, आने वाले दिनों में हमने हर रोज लाइव करना है, तो इंशाल्लाह ये तमाम इश्यूज मैं हाईलाइट करूंगी। अगर हो तो नहीं, आपने तो पूछना ही है ना निगरान कि दौर में कुछ नहीं हुए ऐसा थे नहीं ना, हो रहा। निगरान दौर में नहीं हुए थे तो हमने नहीं हाईलाइट किया था ना। निगरान दौर में हम गए, पानी फ्री था, उनका आना फ्री था, उनके लिए टेंटिंग फ्री थी, वहां पर जो यानी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, नहीं है, आसानी से आप ये कर सकते हैं। 6 मंडियां ये बता रहे हैं, आज तो कह रहे थे 4 हैं, मैं कह रहा हूँ 6 है, चलो 4 6 8 10 जितनी भी हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। 3 4 5 7 ये भाई आपकी इंतजामिया के रिट होती है, और इसको मेरे ख्याल से इसको लागू करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बस आपको विल चाहिए होती है, और आपने जाके आप ना भी वहां जाएं, आप मॉनिटरिंग ही अच्छे तरीके से करा लें तो ये चीजें पॉसिबल हैं। अच्छा जी, पाक भारत कशीदगी के बाद हालात बेहतर होने के बाद बाघा से खबर ये है कि बाघा बॉर्डर अटारी पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक BSF के पूनम कुमार को भारतीय हुकाम के हवाले किया गया, जबकि पाकिस्तानी रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। अच्छा जेस्टर है आमिर रजा खान साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये इस तरह के तबादले होते क्योंकि हमारी बॉर्डर्स इतने लंबे और इतने वसी और इतने आपस में मिले हुए हैं कि एक खेत के 2 हिस्से हुए हैं। आपको पता है, एक ही और पानी पता का भी नहीं नाला चलता अक्सर के कहाँ पे आ गए हैं। तो ऐसे कशीदगी के हालात में जब बॉर्डर्स बंद हैं, इस वक्त भी वीज़े बंद हैं इंडिया पाकिस्तान के, और उन्होंने जुल्म ये किया है कि महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के ऊपर सिखों को वीज़े देने से इनकार भी कर दिया है। इन हालात में चलें, हमने BSF का बंदा दे के अपना बंदा एक वापस ले लिया। दोनों बॉर्डर सिक्योरिटी के बंदे रेगुलर आर्मी के दोनों नहीं हैं, तो ये एक अच्छा जेस्चर है। मेरा ख्याल है कि भारत को सोचना चाहिए। ट्रंप और वो बेचारों के अंदर जो भी आग लगी है ना, वो ठंडी नहीं हो पा रही। वो ठंडी होगी भी नहीं इतनी जल्दी। ट्रंप शक्ल से तो बेवकूफ़ से लगते हैं, लेकिन बात उन्होंने बड़ी समझदारी की कि तजारत करें। उन्होंने कहा दोनों ममालिक आपस में तिजारत आमिर भाई देखें, वहाँ से सब्जी आती थी, वहाँ से यहाँ से सीमेंट जाता था और चीजें जाती थी, बिल्कुल ऐसे ही बहुत सा तिजारत है ना, और ये जरूरी है, बिल्कुल ऐसे ही। इसी से हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बट दुश्मन इस टाइम परेशान भी है, अंदर से जल भी रहा है, तो ये मामला तो खैर ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि जी दोनों को डिनर करना चाहिए, मिल बैठकर हमें भी बुला लें, लेकिन ना कश्मीर का मसला हल जाने को तैयार, आप मैं चला जाऊंगा, कश्मीर का मसला हल करें। ये भी ट्रंप ने कहा है। आप इस ख्वाब में होंगे कि शायद वहां जाके कैटरीना कैफ नजर आ जाए, तो ये नहीं होने वाला, उसने कहा इंडिया में, ये नहीं होने वाला, उसने इंडिया नहीं, जहाँ कहीं भी करने आप नहीं जहाँ पे भी करेंगे, व्हाइट हाउस नहीं होएगा। और ट्रंप साहब की मतलब बहू बेटियां वो भी साथ होंगे, बेटे भी साथ होंगे, फैमिली यानी उनकी जो भी। बस आपका पॉइंट आ गया ना, जिसलिए आप जानना चाहते हैं। आज की टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे। पहली खबर है जी, लेस्को का नाजायज वसूली का एतराफ। क्या कमाल महारत है, आप चोरी भी करें और आप खुल के बयान भी करें, सीना जोरी भी करें, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं। मतलब धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हमने नाजायज वसूली की है, आजो जिसने जो बिगाड़ना है। हसन अली देखें, ये बहुत दफ़ा इस तरह की लेस्को के हवाले से हम खबरें पहले भी डिस्कस करते हैं। ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ, ये वो हिसाब है, जो मर्जी कर लें ये नहीं ठीक हो सकते। और अब ये सार्फिन के ऊपर जो ये इतना बड़ा बोझ डाला गया है और ये इतना घपला हम क्या करें, बिजली सस्ती कर देते हैं आए दिन। तो सस्ती करने का फायदा क्या है? मैं कह रही हूँ ना, पिछले दिनों खबर 1 रुपए सस्ती होगी, उससे 2-4 दिन पहले 1 रुपए सस्ती होगी, कुछ पैसे सस्ती होगी। मतलब आपने अगर यही मसाइल आवाम के सर पे लागू रखने हैं तो फिर क्या फायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। इससे बेहतर तो फिर हम नहीं है जो प्राइवेट सोसाइटियों में रहते हैं, जिनका अपना सिस्टम है, हमें तो ये परेशानी नहीं है ना। फिर मैं ब्लेस्ड हूँ इस हवाले से, वाकई सही कह रहे हैं। ठीक है ना। जब यही हाल एक आम आदमी के साथ होना है और उस बेचारे का फर्ज करें अगर एक गरीब आदमी है जिसका एक बल्ब और एक पंखा चल रहा है अब गर्मी में, तो उसको अगर 500 यूनिट का बिल आएगा वो कहाँ से देगा? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा किया इन्होंने, क्या है, लेस्को ने 2885 सार्फिन को मीटर रफ्तार कम होने पर कस्टमर सर्विसेज मैनुअल की खिलाफ वर्जी करके 48 लाख यूनिट खिलाफे ज़ाब्ता चार्ज किए। अब इसमें एक चीज नहीं समझ आती आमिर भाई, ये देखें मीटर स्लो कैसे हो गया? ये आम मैं या आप तो नहीं कर सकते ना। और अब तो बड़ी जगह भी बाहर पोल्स पे जाते हैं ना, जो आगे हुए हैं वहां पर तो कोई ये जसारत भी नहीं कर सकता, जिस तरह वहां पे तारें नंगी उसके ऊपर बाकायदा एक सील लगी होती है, वो लिखा होता है। आम बंदा तो नहीं कर सकता, आम आदमी तो नहीं कर सकता। अगर मीटर का किराया लेते हैं तो उसकी हिफाजत करें। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। खराब होता है तो तब्दील करें, वो उसके भी पैसे आप नहीं देने हैं। लेकिन मसला ये है कि समझाएं क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि किसी को नहीं बताया गया क़यामत कब आएगी। मैं बताता हूँ, जिस दिन लेस्को चीफ ये कहेगा कि हमने जायज़ वसूली की है सारा महीना, उससे आधा घंटे बाद क़यामत आ गई।
इसका एक एक पैसा हराम का है, एक एक रुपया हराम का है, एक एक लेस्को का मुलाजम हराम की कमाई खा रहा है। कोई हालात हालात हैं कोई इनके। पता नहीं, अब शायद उनमें मौलवी ना हो भाई, माफ़ कर देना, क्योंकि वो मस्जिद होते हैं, उनको बेचारों का इनसे तल्लक नहीं होता। बाकी आप आ जाए सारों, ये मेरे सगे भाई ने मुझे बिल भेजा अपना, अजहर नाम है उसका। आमिर भाई ये बिल है, ये बिल है। इस बिल में जो मीटर की रीडिंग है, जो तस्वीर है जी, वो मिटी हुई है, यानी उस पे वजह वो ब्लर कर दी गई होगी ना। मकसद क्या था? मकसद ये ही है। मैंने कहा कि सारिफ भी देख सके और किसी तरह का अच्छा, बिजली सस्ती हुई है। हाँ। वो कहता है जो पिछले साल का बिल है उससे ज़्यादा बिल मुझे आया है और मैंने अभी तक एसी नहीं चलाया है। और ये एक जगह पे नहीं, ये बहुत से लोगों ने ये बात की ये अली है। रजाबाद है, जहाँ का वो रहशी है, उसने मुझे ये भेजा और कहा यार मैंने तो ना एसी चलाया, मैं तो पंखे पे गुजारा कर रहा हूँ आमिर भाई वही और बात है मैंने ना। यूपीएस पे सोलर लगाया हुआ है, तो मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है, सिपरा साहब से पूछो। अब मैं सिपरा से क्या पूछा, चले मुझे बताएं इसमें क्या पूछूं कि ये बेईमानी क्या है। और उसके बाद ये सब मिले हुए हैं आपस में, सब आपस में मिले हुए। ये सब मिले हुए हैं, ये लेस्को ने क्या इतना करें हम सारे? अच्छा, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये करोड़ों का घपला किया, उनके आप खिलाफ मुझे कार्रवाई बताएं, कोई नहीं होनी पिछले- आमिर भाई। पिछले बचपन से तो मैं आपको देख रहा हूँ इस प्रोग्राम में, आप मुझे बताएं कभी आपने ये सुना हो कि लेस्को के फलां चीफ को करोड़ों रुपए के घपले पे पूछ खींच के लिए बुलाया गया हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। ओ आमिर भाई बुला भी ये लेंगे एक तो वो नहीं नोटिस आया जाएंगे। शायद नोटिस हैदर जारी को, किया। ये एक ये ऐसा शायद हैदर को नोटिस आया, सॉरी शायद हैदर को नोटिस आया कि आप इसकी वजाहत कर दें। वो इसको वजाहत एक नोट जो पहले से तैयार शुदा होएगा, जिस पर उसने सिर्फ साइन करने होंगे, अपने किसी वो वकील से लिखेगा, करवा लेंगे वो भेजेगा, बस। खत्म हो जाएगी बात। खत्म हो गई नहीं जी, मैं यहाँ पर जरूर रिक्वेस्ट करूँ कि एफआईए को इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए। यहाँ तो आगे अब बिजली चोरी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बिजली का इस्तेमाल क्योंकि ज्यादा होना है, तो फिर आम सारिफ क्या भुगतता रहे इसी तरह से, कभी किसी सूरत में कभी किसी सूरत में। आप बिजली कम इस्तेमाल कर लेंगे, हमें बिल कम आए, बट यहाँ से आके आपकी जो है वो जैसे गर्दन दबा लेते हैं कि भाई आपने अब ये बिल देना ही देना है। अना आप मुझे बताओ, मैं अपने सगे भाई को जवाब नहीं दे पाया कि यार इसको मैं क्या उसको जवाब समझ ही दूं? नहीं आती मुझे आपको कुछ? समझाएं ना। समझ आमिर भाई ये बिल अदा करना ही पड़ेगा। हाँ, आप तो बिल तो लिखवा बिल लें, अगर बिल नहीं एड़ियां देगा भी रगड़ लें, तो वो प्लास पेचकस लेके आ जाएगा। वही मैं बिजली कह का रही बिल हूँ, कटा। ये एड़ियां भी आप रगड़ लें, एंड पे जाके क्या होता है, एक साथ कर देते और कहते भाई ये आपको करना पड़ेगा, आगे से देखा जाएगा। अरे तो किस्तें भी बंद की हुई हैं आजकल। हाँ, आजकल तो किस्तें भी दो बंद किस्तें की करते थे वो भी बंद है, और अगर वो काटने आ जाए तो उल्टा आपको सरचार्ज भी देना है, फिर आपको जी। जो आया है उसको भी आपने खुश करना है है कि उसको वो पेट्रोल खर्च करके आया है, उसको प्लास पेचकस के पैसे भी आप ही ने देने हैं। हसन को ये एक हल बता दें, इसका हल आम वही- सारिफ की जान कैसे बच सकती देखें, है? इसका हल एक ही है, वो ये है कि इनका एहतसाब और कड़ा एहतसाब हो। और एहतसाब ये नहीं कि सिर्फ बुला के और जो है ना वजाहत वजाहत पूछ तलब ली जाए। की जाए, नहीं। सजाएं दी जाए। वजाहत की इस हद पे तक नहीं सजा देना। जब तक नहीं दी जाएगी, जब तक सजा नहीं दी जाएगी, तब तक जो मर्जी करते रहें। और ना एक मुझे ये भी चीज लगती है आमिर भाई, ये जो इतने देर से लोग एक एक जगह पर बैठे ना, इनके शफलिंग होती रहनी ये भी चाहिए। जरूरी नहीं है। मैं वो चलो कहता हूं, दूसरी जगह ये जाके पता भी क्या यही कहते हैं, होगा। वो यहाँ पे करेगा चोर, तो चोर को दूसरी जगह भेजेंगे, होता यही रहा है। वो वहां पे भी यही जहाँ से एक करेगा। जगह से पकड़ा जाता है उसको मुअत्तल करते हैं, 1 महीने के बाद उसकी किसी और जगह ट्रांसफर कर देते हैं, उसको बहाल करते हैं, वो वहाँ जाके वही काम करेगा। चंद एक लोग लेस्को में, जिनके मुतल्लिक शायद सिपरा भी कहते हैं कि वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ना वो सियासी दबाव में आते हैं ना पुलिस के दबाव में आते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हर हैं। जगह पर होते लेकिन लेस्को का एक ही हल है, इसको प्राइवेटाइज। इसमें ना एक चीज है आमिर भाई, मैं मुझे आपको हमेशा कहता हूं, इसको जब तक प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, आज ये क्यों खुश है? क्योंकि इसकी ये- बिजली जो है, हो सकता है मेरे से 1 रुपए यूनिट महंगी ले रहा हो, हाँ। लेकिन उनको ये डर तो नहीं ना कि जिस टाइम मर्जी उनके ऊपर एक मरदा गिरा दिया। uninterrupted, मुझे लोड शेडिंग नहीं है। पूरे वोल्टेज अच्छा। के साथ यहाँ अब जो ड्रामा नया शुरू हो गया है, आप लोगों को भी बता दूं, आपको तो खैर पता ही होगा, अब वोल्टेज कम होना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। रात को ये वोल्टेज कम करते हैं, जिससे आपकी एसी की वो कम हो जाती है, कूलिंग कम हो जाती है, बाकी चीजें कम हो जाहिर है जाती आमिर हैं। भाई, जब पूरा लोड नहीं उसको मिलेगा तो कहाँ से और चलेगा अब वो? ये वोल्टेज वाली लोड शेडिंग जो है ये शुरू हो चुकी है। मैं सिर्फ ज़हनी लेकिन तौर पे आपकी लोगों को चीजों तैयार से कर रहा खराब होने का खदशा हूं। होता हो है। रही है, हो रही है, तबाह बर्बाद हो रही है। आप मुझे बताएं कोई एक सीजन बताएं जिसमें आपको एसी वाले को बुला के एसी ठीक ना कराना पड़ता है, भुगत रहे। उसकी वजह क्या होती वजह है? यही है। उसके क्योंकि आपके वोल्टेज कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, मशीनरी है, कभी स्टार्ट मारती स्टेबलाइजर है, लगाए हैं कभी उसको साथ, तेज वो बिजली एक खर्चा देते हैं। अलग है। आमिर बिल्कुल भाई ऐसे यही ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपकी जेबों पे जी बोझ ही पड़ेगा। बाकी रह गई यहाँ तक बात, तो इस पे लाजमी तौर पे तहकीकात होनी चाहिए, अदरवाइज ये गर्मियों का सीजन अभी तो स्टार्ट हुआ, आगे जाके सजाएं होनी चाहिए, सजाएं। सजा होनी चाहिए।
वजाहत नहीं, बुला के वजाहत दे के क्या होगा? पता नहीं को यहाँ तो ये मुकदमे दर्ज होने चाहिए और केस चलने चाहिए पब्लिकली। आमिर भाई इतने लंबे केस चले हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यकीन माने ये बड़े बासर लोग हैं। लोगों को टेलीविजन पर ये केसेस जो हैं दिखाए जाने चाहिए, उसकी हेयरिंग सुनाई जानी चाहिए, लोगों को पता तो चले कि हमारा क्या कसूर है। आप पाकिस्तान में हैं, दोबारा वापस आ जाए। आप पता नहीं किन किन सोचों की बात। काजी फैज ने तो सरेआम दिखाई है सारी, होना चाहिए ऑन करवा के, कैमरे ऑन करवा के। हाँ, सारी हेयरिंग यहाँ पे हम सुनते रहे। बिल्कुल बुलेटिन वो हाँ उसमें चले गए। ऐसे ही है। बट ये लाजमी इसकी मामले को जो है वो आड़े हाथों लेना चाहिए। तहकीकात इसकी मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा देनी चाहिए। यहाँ पे आम आवाम पहले बहुत ज़्यादा परेशान है। एक मिसाल आपके सामने, ये बिजली के बिल की, ये एक नहीं हज़ारों लोगों के साथ ये लाखों में जितने लाखों लोगों के साथ ये किया जा रहा है। वो किस तरह से बस आपने अपनी जेबों में पैसे डालने हैं। सबसे बड़ा जुल्म बताऊँ आपको, आपने जाना है ब्रेक पे या किसी जगह पे, मुझे ये बताएं जो देहात और कस्बात हैं जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सही बात, वो जुल्म अना मेरे पास एक स्टोरी आई। पिछले 3 माह से उनका मीटर काट के ले गए हुए हैं, वहाँ की मैपको वाले थे वैसे, और 3 माह से मुसलसल उनको बिल आ रहा। उस घर में एक पंखा और गुर्बत की इतनी इंतहा कि मैं रो पड़ा। और बिल आप अपनी मर्जी का दे रहे हैं, और बिल आप उनको भेजे, मीटर भी नहीं है। मीटर भी नहीं है, ये अंदाजा कैसे बिल भेज रहे हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप कैसे फिर बिल भेज रहे हैं। खैर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे जी अगली खबर की तरफ। हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से करेंगे। शहर का बहुत बड़ा मसला, और मेरे ख्याल से सिर्फ सीटीओ साहब को नहीं, इसमें सबको ही मिलकर काम करना होगा। साई साहब होते तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते थे इस टॉपिक पे, क्योंकि वो तो पहले कहते हैं कि सीटीओ साहब ने अभी तक तजावुज़ात का खात्मा भी किया है, गदागिरों का भी खात्मा उन्होंने किया है। ट्रैफिक के हालात क्या है वो भी डिस्कस कर लेंगे। बट सीटीओ साहब ये कहते हैं कि गदागरी का भी खात्मा करेंगे, तजावुज़ात का भी, ताजरों के मसाइल भी हल करेंगे। आमिर भाई, अच्छी बात है अगर सीटीओ साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि ना वो गदागरी का खात्मा कर सकें ना तजावुज़ात का कर सकें। उनके इस जुमले के अंदर के करेंगे से मुराद यही है, करेंगे जैसे हम कहते हैं कि नहीं आमिर भाई हुआ भी है ऐसे, हम अगले साल ये करेंगे, हम पिछले साल आमिर भाई हुआ था। पर हसन वो तो कह रही है कि हम कर रहे हैं काम। अच्छा, वो डीसी रोज एक वीडियो भेज देता है, वही ना। देखिए जिम्मेदारी तो उनकी है ना। फकीरों पे पुलिस ने काम किया, आज फकीर दोबारा मौजूद है। फकीर इसमें तो कोई शक नहीं है, हर इशारे पे आपको मौजूद है। ये जिनका सब्जेक्ट है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले करते वो काम करें। अच्छा फिर उस पर बयान ना दो यार। मैं तो भाई आपसे बड़ा मोदबाना इल्तमास करता हूँ कि जो आपकी डोमेन नहीं है फिर उस पर बयान ना दो। अगर बयान दिया तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ चील गोश्त कहाँ कहाँ बिक रहा है, कहाँ कहाँ। अच्छा। एक बॉल पॉइंट लेके भीख मांगी जा रही है और कहा जा रहा है कि हम तो भाई बॉल पॉइंट बेच रहे हैं, ये लो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आपको हमें क्या बेवकूफ़ बनाना है, जिनको भी बनाना है। अच्छा, और कहाँ कहाँ शाम में आप मेरे साथ सफ़र करो, मेरे ऑफिस से लेकर मेरे घर तक। मैं आपको दिखाता हूँ करीम ब्लॉक के इशारे पे भीख मांगने वाले, मैं आपको दिखाता हूँ आगे वो खारक नाले पे भीख मांगने वाले। वो सही होता तो उन्हें कहना तू खारक नाले तो बाहर नहीं निकलता, मेरे घर का रास्ता है। असल में ना जहाँ से निकल के आना है एक चीज है, आपने वहाँ पे बात, आप मुल्तान रोड पूरा सफर करें, जहाँ जहाँ आपको 3 जगह पे इशारा मिलेगा, 3 जगहों पर आपका दरवाजा नो करके आपसे भीख मांगी जाएगी। ऐसे ही है। तो मुझे तो बकारियों का अगर नहीं हुआ तो वो कह रहे हैं ना कि करेंगे, वो तो ये कह रहे हैं करेंगे। मैं तो उनकी बात को आगे बढ़ाऊं। जो खबर है ना ये है कि सीटीओ साहब की जो है वो ताजरों से मुलाकात हुई है और उन्होंने ताजरों को ये कहा है कि अपनी अपनी तजावुज़ात जो लगाई जाती हैं दुकानों के आगे उनको ख़त्म किया जाए। और अभी तक तो इसमें हुकूमत हमें नाकाम इस तरह से नज़र आती है कि अगर मैं हाल रोड की एक बात कर लूँ ना तो वहाँ पे अभी भी वही हालात हैं जो पहले थे। ठीक है, करीम ब्लॉक की आमिर भाई मिसाल अक्सर देते हैं कि वहाँ से जो फट्टे थे या नहीं, वो तो आगे से सारे हटा दिए, वो हटा दिए, वो अच्छी बात है। देखिए ये ट्रैफिक की रवानी जो है वो ऐसे ही ठीक होगी ना शहर की हर जगह पे। लेकिन अब करीम ब्लॉक से ही अगर आप मुल्तान चुंगी की तरफ जाएं, मंसूरा की तरफ जाएं तो आमिर भाई हालात और बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड हर जगह पे होना चाहिए। और इसमें ख़ास तौर पे देखें ताजर जो है ना, उन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगा लेकिन असल कसूर उनका, जो अपनी दुकानों के बाहर फट्टे लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? ताकि उनसे भी पैसा लिया जा सके। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को ख़त्म करना है। और यही जो खबर है उसमें यही है कि सीटीओ साहब ने
ताजरों से मुलाकात की है और उनसे मुलाकात में ये कहा गया कि तजावज़ात का ख़ात्मा किया जाएगा। अब इसमें असल जो काम है वो तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का आता है, जो हमें कहीं नज़र नहीं आती। आमिर भाई ऐसे ही है। पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि माल रोड पे देखिए ट्रैफिक वालों मैं माल रोड से अक्सर गुजरता हूँ, आता जाता हूँ, हमने वहाँ पे से गुजरना होता है। तजावज़ात है कहाँ माल रोड पे? मुझे माल रोड पे तो कहीं माल रोड पे नहीं, दुकान हॉल तो ये रोड पे माल रोड के ट्रेडर से मुलाकात कर रहे हैं, आए ना जरा शालमी। जो ताजर दरवाजे खा गए, अगर होंगी भी ना तो जो जिस हिस्से में ताजर मार्केट है ना सिर्फ थोड़ी सी, जो ताजर दरवाजे खा गए, जो ताजर वहाँ के बच्चों के पार्क खा गए, जो ताजर वहाँ के गंदे नाले को खा गए, गंदगी को भी खा गए, आए ना उन ताजरों से जाके मुज़ाकरात करें। ये माल रोड वाले ताजर, फिर वो माल रोड आपने एक रोड रखा हुआ है मॉडल रोड लोगों को दिखाने के लिए, उसका नाम है माल रोड, जो गोरा बना गया था। उसके बाद जितने रोड हैं, सही कहा उसने, आप मुल्तान रोड पे चले जाएं यही हाल है, आप सर्कल रोड के साथ साथ चले जाएं यही सूरत हाल है। अंदरून शहर में तो आपने बाकायदा लहर प्रोग्राम शुरू कर रखा है, लेकिन वहां पे तजावज़ात को रोक दिया गया क्योंकि आपका सामना ऐसे लोगों से है जो रहते नहीं है वहां पे, जो वहां के रहने वालों की जिंदगी जीवन किए हुए हैं, पूरी सड़कों पे, पूरे कॉरिडोर्स पे खुदाई करके 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला बेसमेंट बना चुके हैं, जो एक जलते बारूद की मानद एक और हुआ है। आमिर भाई एक दफा तो नहीं हुआ। अच्छा अब आप नहीं, मुझे बताएं, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अंदरून शहर में फायर हाइड्रेंट्स हुआ करते थे, वो सब खत्म हो गए, सब खत्म। और उसका नुकसान क्या हुआ कि आज कहीं पे खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाए तो हमारा रेस्क्यू के लिए अजाब बन जाता। ये आप लोगों को शायद जो अंदरून शहर वाले वो समझ जाएंगे। टल महल्ले आग लगी, टल महल्ला है एक, वहां पर आग लगी थी लाइटर बनाने वाले एक यूनिट के अंदर, याद है आपको? और वहां पर बहुत ज्यादा दुकानें और फायर ब्रिगेड को गुजरने की जगह ही नहीं थी। और ये वो जगह है जहां ट्राले आ सकते थे, ट्राले आते थे, ट्रक आते थे, ट्रक अड्डे थे। उस जगह को भी ये सीज करते ताजर खा गए। ताजर इस मुल्क को खा गया, इस मुल्क को खाने वाला ताजर है। मुलाजमत पेशा बंदा तो सुबह निकलता है, शाम को घर जाता है, सारा दिन काम करता है। ताजर आहिस्ता 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 ये मुलाजमीन का सोशल वेलफेयर खा गए, ये मुलाजमीन का बचपन खा गए, ये मुलाजमीन की जवानी खा गए, ये लोगों का सरमाया खा गए, लोगों की जगह खा गए, लोगों की जगहों पे पार्क्स पे बच्चों का पार्क खा गए। मैं तो कहता हूँ, मैं आप गंदगी वाले लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, लेकिन लैटरीने खा गए। नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आए मैं आपको दिखाऊँ लैटरीनों पे बने दुकानें और मकान। ओहो आमिर भाई हम ज्यादा दूर नहीं जाते। हॉल रोड का जो नाला था उसको कवर करके वहां दुकानें बनी हुई। गदागरों का खात्मा कैसे मुमकिन है हसन अली? गदागरों का खात्मा ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। इतना मुश्किल काम नहीं है आमिर भाई, मुझे बताएं, हर एक इस पे दावे करता है कि हम खत्म करेंगे, आज तक तो खत्म हो नहीं सका ये काम। अगर हम गदागरों के लिए कोई सेंटर्स बना देना और इनको 6-6 माह वहां रखें ताकि इनके जो बत्ताखोर हैं वो भूखे मरे, तो ये खात्मा हो सकता है। ये आइंदा से रोड पे नहीं आएंगे, इनको पता है कि मुझे पकड़ के ले गए। आमिर भाई बत्ताखोर सारे तो नहीं है ना। बना था, या जहां आज आपका जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ पे बेकारियों के लिए ही सेंटर बना था, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। आज वो बिल्डिंग मौजूद है, वो बैरकें मौजूद हैं, जहाँ पे इनको वो क्या कहते हैं, जितना मंजी उन्नी दी वान को क्या कहते हैं उसको, जो भी बान कहते हैं शायद उर्दू में उसको, वो बनाने की तरबियत दी जाती थी। लकड़ी का सामान बनाने की तरबियत दी जाती थी। हुनर सिखाया जाता था ना, जिसकी टांगे नहीं और है ना, हुनर सिखाया उसको कहा जाता था आज तुम्हें पैकिंग सिखाते हैं, तू बैठ के ना आराम से कुर्सी पे वो पैकिंग का काम, आपको पे भी किया जाता। ये कब था? ये 60s की बात बता रहा हूँ आपको। हमने क्या किया, वहाँ जनरल हॉस्पिटल बनाया, वो जो भिखारी खाना था खत्म कर दिया, भिखारी छोड़ दिए। आज आप क्या करते हैं, अतर भाई जो हमारे सीटीओ हैं, मेरा चलान ना करा देना, आप इधर से भिखारी बिठाते हैं, रोड के उस तरफ जाके उतार देते हैं। वो उस रोड के जिस तरफ आप उतारते हैं वहां मांगने शुरू कर देते हैं। अगर सीटीओ साहब कह रहे हैं कि वो ये काविश करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनके नाम के साथ साफ लगता है, इसलिए जो कहते हैं ठीक कहते हैं। इस मुल्क में जो ये काले साहब कहते हैं, सारे काले नहीं आमिर भाई, गोरे साहब तो है नहीं ना, नहीं काले साहब हैं,
ये जो कहते हैं वही ठीक है। अगर मिलजुल के कर लेंगे, खात्मा हो गया तो बहुत अच्छी बात है जी, हम यहाँ अप्रिशिएट भी उसको ज़रूर करेंगे। फिलहाल इन लोगों की वजह से ज़िंदगी जी रहे हैं। वाकई आप तजावुज़ात की बात कर लें, आप ताजिरों की बात कर लें, आप गदागरों की बात कर लें, हर जगह पर इनकी वजह से आपको मसाइल नज़र आ रहे हैं। तो ये मसाइल हल हो गए तो मेरे ख्याल से बहुत सुकून हो जाएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे इस टेबल पर। वेलकम बैक वंस अगेन। हम अगली खबर की तरफ आ रहे हैं। शेख ज़ैद हस्पताल से खबर है, जिगर की पेवनकारी यहाँ पर एक बार फिर नाकाम हुई है। इससे कबल भी जब शेख ज़ैद से हमें खबर मिली है तो हमने आपके साथ इंतहाई अफसोस के साथ यही खबर शेयर की है कि यहाँ पर जिगर की पेवनकारी कामयाब नहीं हो सकी है। अगर नहीं हो सकी है तो सवाल ये है कि क्यों आप इंतज़ामात को मुकम्मल नहीं करते हैं उसके बाद। अच्छा जी, गुलाम असगर नामी मरीज़ लिवर ट्रांसप्लांट के बाद जाम भर ना हो सका। मुतवफ़ी को भांजे अकरम ने जिगर का अतिया दिया था। शेख ज़ैद हस्पताल में डोनर की मौत पर लिवर ट्रांसप्लांट पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अब वज़ीर आला प्रोग्राम के लिए दोबारा इजाज़त दी गई। वज़ीर आला प्रोग्राम के तहत यहाँ पर पूरा एक ग्रुप भर्ती किया गया है और इस काम का दोबारा से आगाज़ किया गया। आमिर भाई, अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये वज़ीर आला के प्रोग्राम के तहत क्यों किया गया यहाँ पे, क्योंकि ये तो वफाकी गवर्नमेंट का है शेख ज़ैद हॉस्पिटल, और पंजाब गवर्नमेंट का जो है वो PKLI है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपका पंजाब किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट का एक पूरा अदारा मौजूद है, पूरे वेल इक्विप्ड लोग मौजूद हैं, और ये वफाकी गवर्नमेंट का अदारा है जिसमें भर्तियाँ जो की गई होंगी वो वफाकी गवर्नमेंट के तहत की गई होंगी। और पंजाब गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम का बहाना बनाकर इन्होंने दोबारा ट्राई मारी। भाई जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंका, ये डंका बच गया ना जी। ये होता है 7 बरस बाद दोबारा, ये होता है। आप अगर अपने डॉक्टर को तजर्बा दिलाना चाहते हैं तो उनको PKLI के डॉक्टर्स के साथ अटैच करें, वहाँ जो ऑपरेशन होते हैं उनको दिखाएं। हमारे मरीज़, ये अभी जो पाक भारत जंग थी, आपको पता है कितने मरीज़ वहाँ से वापस आए, क्या कराने गए हुए? वो यही वहाँ पे ज़्यादा आपके डॉक्टर्स पर इतना इतमाद है लोगों को, और आप यहाँ पे इसको तजर्बागाह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नाकामी होती है, बंद कर देते हैं, कुछ अर्से बाद लोग भूल जाते हैं, दोबारा शटर चुकते हो तो कारोबार शुरू कर देंगे। बिल्कुल वो दुकानदारी वाला जो माइंडसेट है वो है इनका। तो आमिर भाई ये तो भी मेरा हाल है, हुआ ना, ये माफिया तो मैं हाल एक को नहीं बोलता, लेकिन ये है क्या, क्यों वफाकी गवर्नमेंट का अदारा है शेख ज़ैद, उसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट क्या लेने घुसी प्रोग्राम लेके, और अगर घुसी तो PKLI में क्यों नहीं गई भाई वो प्रोग्राम लेके कि वहाँ पे और मज़ीद डॉक्टर्स को, डॉक्टर सईद जैसे डॉक्टर्स को, बाहर से और इस तरह के डॉक्टर्स को यहाँ जहाँ पे जो मौजूद हैं उनको इंगेज किया जाए, उनको प्रॉपर उनकी तनख्वाहें दी जाएँ, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, सारा ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें जो है। CM प्रोग्राम अगर आपने कोई लॉन्च करना था तो वहाँ क्यों नहीं किया? वहाँ कितना बड़ा अदारा मौजूद है, और उस अदारे के तहत तो अब मुझे तो अब ये ख्याल था कि चलो ये शहबाज शरीफ ने बनाया था, आप ये करेंगी कि आप कहेंगी PKLI जैसा अदारा अब मैं मुल्तान बनाने जा रही हूँ ताकि मेरे जनूबी पंजाब के लोग उसमें चले जाएँ। PKLI जैसा अदारा मैं पिंडी में बनाने जा रही हूँ ताकि खैबर पख्तूनख्वा से, मरी से, इर्द गिर्द के ज़िला से जो लोग हैं जगह से वो वहाँ से ना आए। लेकिन आप शेख ज़ैद में कैसे, और इसमें आमिर भाई एक और चीज़ है, वो समझ नहीं आई, एक और चीज़ है वो ये कि इनके वहाँ पे तजर्बाकार डॉक्टर मौजूद है ना, उनके साथ यंग डॉक्टर्स को लगाएं ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके, बजाय इसके कि इस तरह का के प्रोग्राम शुरू किए जाएं कि जो कि कामयाब भी ना हो सके और हुकूमत पे बोझ अलहदा से पड़े। बिल्कुल ऐसे ये तो कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं जी। ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ भी है। ऑब्वियसली आपके उतने डॉक्टर ट्रेन भी नहीं होंगे, उस तरह से इंतजामात भी नहीं होंगे, तो इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। प्राइवेट कॉलेजेस के 2nd डिवीजन तलबा भी डॉक्टर बनेंगे। MBBS के लिए कम अज़ कम 50% नंबरों के हामिल तलबा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के अहल होंगे। हसन अली, बस फिर यही हाल होगा जो शेख ज़ैद में हुआ। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जब 50% पहले एक देखें, पैसे कमाने का प्रोग्राम तो है, और क्या करना, और क्या हो सकता है? आपके ख्याल में क्या होगा? यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो डॉक्टरी की तरफ आए, बच्चे जो हैं उनसे पैसे लिए जाएं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और क्या कर लेना। बिल्कुल। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा हुकूमत की तरफ से कोई अच्छा जो है वो इकदाम किया जा रहा है। BDS के 45% नंबरों के हामिल तलबा भी दाखिला ले सकेंगे। हालांकि BDS जो है वो सबसे मुश्किल कहा जाता है, बिल्कुल सेंसिटिव तरीन जिसे कहा जाता है ना दांतों का, वो ये वो वाला मरहला है। आमिर भाई,
सुने जैसे तो भाटी चौक कट दे देखते रहे लोगों को वो तो तुसी थड़े वाले वेखते हो ना, वो आज भी हैं, उनका खात्मा नहीं कर लगा भी सका। देते हैं, चिपका भी देते हैं और सही तौबा करते तौबा हैं। तौबा तौबा। और ये बहुत ज्यादा आप सही। तौबा तौबा क्यों कर रहे हैं तो इस नहीं तरह उसके से? बाद तो किसी मैं ऐसी- अल्लाह ताला रहम करे भाई, मेरे किसी पास को भी वीडियो इस भी- पास आमिर भाई नहीं गए जाना भी हैं चाहिए। मेरे उसके पास बाद। वीडियो भी मौजूद है। अच्छा, मैं बात आपसे ये जो करने लगा हूँ, ये पता नहीं अच्छे घरानों में तो सेकंड डिवीजन इन्होंने रिश्ता कोई नहीं देता, इन्होंने दाखला दे दिया। दाखला सही दे बात रहे हैं। और बीडीएस में पूछने 45% पहले डिवीजन पे कितनी थी सही बात है। आपकी? यहाँ पे जो बच्चे आते तो हम उनसे पहले पूछते भाई तेरी मैट्रिक में कौन सी डिवीजन थी। ये सरासर ज्यादती है कि किसी का कारोबार चमकाने के लिए आप कौम की सेहत को दांव पे लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल बात सही बात। ये जो सेकंड डिवीजन्स हैं, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं मेरे तरह के, बड़ी अच्छी बातें कर सकते हैं, बड़ा अच्छा माशरे में बाकी जगहों पे रोल प्ले कर सकते हैं। डॉक्टर्स का काम अच्छा, ये तो इंतहाई ये ऐसे ही है कि जैसे आपने सेकंड डिवीजन वाले को एटॉमिक एनर्जी में भर्ती कर दिया। भर्ती कर, सही बात है, यस। देखिए ये डिवीजन सिस्टम जो है ये ऐसे नहीं बनाया गया था, ये बनाया इसलिए गया था ताकि बाइफर्केशन होती चली जाए। आपके जो टॉप नॉच हैं वो बाहर के ममालिक में A++ होते हैं, फिर A+ होता है, फिर A होता है, फिर B, फिर C, फिर D। हमारे यहाँ क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन थी। जो फर्स्ट डिवीजन वाले थे वो वाकई में ज़हीन लोग होते हैं, ये इसमें और कोई पढ़ शक के नहीं है। आमिर भाई बाकायदा मेरे जैसे कौन से सेकंड डिवीजन के लोग होते हैं। अब इनके लिए आपने क्या किया कि प्राइवेट कॉलेजेस कह रहे थे कि हमारे पास जो डॉक्टर आके पढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, हमारे एसी का इतना खर्चा है, खर्चे हमारे पूरे नहीं होते, हमारी आपने जगह एक नया इतने की चीज़ है, लिया है। खर्चा पूरा नहीं होता। उन्होंने कहा जो सेकंड डिवीजन यही आपको चंद दिनों के बाद पता चलेगा कि चंद सालों के या चंद महीनों के बाद थर्ड डिवीजन वाले भी डॉक्टर बन सकते हैं। फिर आएगा अगर आपकी एक बस फिर आमिर भाई कंपार्टमेंट फिर है अल्लाह ही बायोलॉजी हाफिज़ है, में, हाँ। तब भी आप फिक्र ना करें, आप डॉक्टरी में दाखिला ले लें, बायोलॉजी क्लियर करते रहें, नहीं तो फिर आप बायोलॉजी क्लियर आमिर भाई करते फिर रहेंगे। आपके हेल्थ सिस्टम का फिर अल्लाह ही हाफिज हो गया, यही कहा जा सकता है। और क्या पहले ही कौन है, पहले ही अल्लाह ही और हाफिज़ है। आमिर भाई फिर भी अभी डॉक्टर देखें, जो पुराने डॉक्टर हैं ना, जो तजर्बाकार नहीं, डॉक्टर अभी भी सीनियर वो डॉक्टर बहुत- साहिबान कुछ हैं बहुत अच्छे, बहुत बट अच्छे आगे अच्छे वाला जो सिस्टम है नहीं, ये तो सरासर आपने मैं ये कहता हूँ जुल्म है, जुल्म ये है, इतना सरासर। बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं कि आने वाले अवाम की वक्त सेहत से में खेलेंगे। मैं तो भाई वो भाटी वाला जो मैं तजर्बा बताया इसको, भाई जो कह रहा था आप गए थे, मैं कहा हाँ गया था, मैं वही जाऊंगा। मैं ये सेकंड डिवीजन वाले से अपने आप बनता को भी ये यही है, दांत हमें नहीं दिखाऊंगा इसको, चाहे वो बनता बीडीएस भी है यही चाहे है। वो कोई भी है। चलें जी, ये तो बहुत अहम मरहला है और मेरे ख्याल से इस पर दोबारा से नजरसानी करनी चाहिए। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर हमारे पास है जी, एलडीए से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सड़कें, बाउंड्री वॉल, सीवरेज सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। अभी कल के शो में दुर्र नायाब ने बड़ा डिटेल में बताया कि एलडीए ने कहाँ कहाँ ऑपरेशन किया, किस तरह से ऑपरेशन किया। एलडीए के अपने डोमेन में अपने नाक तले क्या कुछ हो रहा है, लेकिन एलडीए को बिल्कुल खबर नहीं है। बट इस ऑपरेशन पे बात कर लेते हैं। हसन अली, देखें है ना, ये इनको ना एलडीए को खुदा का खौफ करना चाहिए। जो बेचारे पता नहीं कैसे पैसे इकट्ठे करके इनके झाके में आ जाते हैं। जो पैसे नहीं दे सकते इनको, उनके खिलाफ ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, एक चीज है, ये बनने क्यों देते हैं? सबसे पहला मेरा सवाल ये है, जब ये बन रही होती हैं, जब वहां पे ट्रैक्टर और क्रेने आके खुदाई करते हैं और डेवलपमेंट का काम उस वक्त क्यों नहीं ये काम शुरू करते? जब वो 2 प्लॉट लेके और स्कीम पूरी की पूरी बना देते हैं, एलडीए उस वक्त क्यों सोया होता है? सिर्फ इस वजह से कि जो भी सोसाइटी का मालिक है या जो बना रहा होता है वो इनको भत्ता देता है, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से। और उसके बदले क्या होता है? कितने लाखों, कितने हजारों ऐसे लोग हैं बेचारे के जो अपनी जमा पूंजी इनके पास उजाड़ देते हैं। उस वक्त कहाँ होता है एलडीए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस वक्त नहीं याद आता, जब हर चीज़ हो जाती है, जब लोग भी लुट जाते हैं। लोगों की बेवकूफ़ी है, मैं इसमें सिर्फ वो नहीं कहूँगा। लोगों को चाहिए कि जो अप्रूव्ड कम अज़ कम सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे अपना घर लें अगर करना ही है तो। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, बाऊ मुनीर टाउन, मैंने कभी वैसे ये नाम नहीं सुना। अहमद सिटी, ये भी नहीं नाम सुना। अलजन्नत होम्स, रिजवान गार्डन, ग्रीन वैली की सड़कें, बाउंड्री वॉल, सीवरेज सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, दफातर मिस्मार किए गए हैं। जोहर टाउन का नाम हर किसी ने सुना होगा, आप लोगों ने वहाँ सफर भी किया होगा। आमिर भाई, वहाँ पे बड़ी गैर कानूनी
इमारतें हैं, तजावुजात हैं, वो कभी क्यों नहीं है? अन्ना शहर के किस जगह पे नहीं? अच्छा, मैं अगर जो टाउन का इसलिए जिक्र कर रही हूं, एलडीए का ऑफिस वहां पे शहर पे हाथ रखें तो आपको खुद ही एलडीए आजकल बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे गैर कानूनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे गैर कानूनी कब्जे हैं, एलडीए बता रहा है आपको। अच्छा, ये जिन्होंने कराए थे, अभी हमारे ताजर दोस्त हैं वकार साहब, उन्होंने ये बात कही कि जी जो ताजर कब्जे करते हैं उसमें सरकारी एहलकारों का आप नाम क्यों नहीं लेते? तो हम तो हमेशा सरकार यही कहते हैं कि सरकारी एहलकार के मिले बगैर ना बिजली चोरी हो सकती है, ना मुल्क में डकैती हो सकती है, ना मंशियात बेची जा सकती है, ना ताजर रोड्स के ऊपर कब्जा कर सकता है। सरकारी मशीनरी ही साथ दे रही होती है, और एक देता है, एक बनवाता है, वो चला जाता है बाहर, बच्चे बाल बच्चा बाहर ले जाता है, उसके बाद दूसरा आता है और दूसरा आकर उसको जो है कहता है जी अब उसको अब मेरा जो है ना वो अब मेरा पता लगा, नहीं तो ये एक पड़ी है तेरी सोसाइटी। मैं देखता हूँ कैसे होती है। हसन ने बिल्कुल ठीक कहा, जब ये अनाउंस करते हैं तो ये अनाउंस कैसे करते हैं? आप इनके बिल बोर्ड देखा करें, जिसके ऊपर इन्होंने बड़ा टेक्निकली लिखा होता है 10,000 माना। नहीं वो भी है आमिर भाई, एलडीए लिख के ना, एलडीए अप्रूव्ड लिखा था, नहीं अप्रूव्ड लिखते हैं ना, ये सिर्फ एलडीए, ये सिर्फ लिखते हैं एलडीए रजिस्टर्ड। एलडीए रजिस्टर्ड क्या है? चलें मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए यही बता दूं। हम ये समझते हैं कि एलडीए के साथ ये सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी, नहीं। एलडीए रजिस्टर्ड का मतलब है कि इन्होंने अप्लाई किया है फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द एलडीए, यानी ये इन्होंने अप्लाई कर दिया कि इनको रजिस्टर्ड किया जाए, उस पर ये लिखते हैं एलडीए रजिस्टर्ड। अप्रूव्ड लिखना जो है ना, वो जिन्होंने अप्रूव्ड लिखा है वो तो होना ही होना है। और एलडीए की वेबसाइट पर अप्रूव्ड सोसाइटी की लिस्ट मौजूद है। वो खुदारा बकरा लेने जाते हो, कभी उसकी पुट चेक करते हो, कभी उसके दांत चेक करते हो, कभी उसका नाक चेक करते हो, और प्लॉट लेने जा रहे हो, लाखों करोड़ों की चीज पर अमल जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमने ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का प्रोग्राम, बल्कि प्रोग्राम का ये हिस्सा जो है बहुत अहम भी है, स्पेशल भी है, और मुकम्मल आपके लिए इसमें इंफॉर्मेशन है, इसलिए ध्यान से सुने, क्योंकि जिन चीज़ों का हम जिक्र करने वाले हैं हर किसी को उसकी ज़रूरत होती है जी। बर्थ सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ जी डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज के हवाले से रजिस्ट्रेशन जो आप कराते हैं जी वो, और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। आपके ID कार्ड में कोई गलती है, आपने उसको ठीक कराना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है। बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में कोई नाम की स्पेलिंग वगैरह गलत हो गए हैं, क्योंकि ये आगे चल के आपको जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। सो कहने को ये मसाइल छोटे होते हैं, लेकिन जब आप इनके हल के लिए जाते हैं तो एक के बाद एक चक्कर जब लगवाया जाता है तो आप परेशान होकर रह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें अब आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी शादी हुई है, आपने अपना ID कार्ड अपने हस्बैंड के नाम पर अब करवाना है, तो ये आप घर बैठे आसानी से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर भी करेंगे, इन डिटेल आपको बताएंगे भी कि ऑनलाइन आपको कौन कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं। चौधरी अहमद शेरजट जो कि माहिर कानून है हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ऑनलाइन कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि फराहम की जाती हैं और हम आसानी से घर बैठे अपने मसाइल हल कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। देखें, इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को डिजिटल कर दिया गया है, जिस तरह डिजिटल पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ हम दूसरे ममालिक की तरह घर बैठे हासिल कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त भी हमारे पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो बच्चों का एक सबसे बड़ा मसला होता है, लोगों को अगर कोई सिंगल पेरेंट है वो नहीं जा सकता, यूनियन काउंसिल्स में धक्के नहीं खा सकता, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी यूनियन काउंसिल कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ मिलेगा, वहाँ पे अमला है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ अगर कोई फौत हो जाता है, उसके पीछे लवाकिन में कोई बेवा है सिर्फ या उसके सिर्फ बच्चे हैं, उनके लिए आसानी के लिए डेथ सर्टिफिकेट, नई शादियां लोगों की होती हैं, अपने आप को फौरी तौर पर रजिस्टर करने के लिए उसका एक मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर खुदा न खास्ता किसी की तलाक होती है तो तलाक के बाद उसका एक मौसर तलाक सर्टिफिकेट जो ज़रूरी होता है। इन सारी चीज़ों के लिए एक बल्दिया ऑनलाइन के नाम से एक ऐप है। अच्छा सॉरी, इस पे हम बल्दिया ऑनलाइन पे तो जाएंगे, बट लोगों को इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस का ही नहीं पता कि आपने डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई परवाह नहीं, लोग नहीं बनवाते हैं। आपका निकाह हो गया, उसको रजिस्टर्ड अपनी यूनियन काउंसिल से नहीं करवाया, कोई परवाह नहीं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ज़रा इस पर भी रोशनी डाल दें। देखें, अगर हम तलाक की बात करते हैं, पहले अगर किसी की डाइवोर्स होती है, उस डाइवोर्स को 100 दफ़ा कोई कहता है कि जी मुझे डाइवोर्स हो गई है, मुझे उसने 3 दफ़ा इतनी दफ़ा लोगों के सामने कह दिया, या बंदा कहता है जी मैंने फ़लाँ जगह पे लिख के भी दे दिया, जब तक वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट तैयार नहीं होता, जो यूनियन काउंसिल एक कंप्यूटराइज्ड एक सर्टिफिकेट देती है,
तब तक वो डाइवोर्स मौसर नहीं होती। अच्छा। और हमारी अदालतें भरी पड़ी हैं विरासत के ऐसे मुकदमात से जिसमें किसी ने अपनी बीवी को डाइवोर्स कर दिया था लेकिन डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं बना। ठीक। अब वो फौत हो गया, उसके फौत होने के बाद बच्चे जो हैं वो अपने लिए विरासत चाह रहे हैं और वो बीवी आती है, वो कहती है जी मुझे तो कोई डाइवोर्स नहीं हुई। अब साबित कैसे होगा? अदालतें कहती हैं कहाँ है डाइवोर्स सर्टिफिकेट? सही। आप तो हो सकता है कह दें कि जी उसने जिंदगी में जुबानी तलाक दी थी, कोई भी कह सकता है। बस। उसने चाहे लिख के दिया था, उसको कौन काउंटर करेगा? Exactly. कौन आके उसको बताएगा कि जी मैंने ही लिखा है? वो तो चला गया। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है कि वो डॉक्यूमेंट आपके पास अगर होगा तो आप साबित कर सकेंगे। और अदालतें कहती हैं जब तक वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट सामने नहीं है उस औरत को राइट मिलेगा। वो कहते हैं वो मौसर हुई नहीं है। और ये बहुत सारे फैसले आए। इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट है, लोग अब बाद में पता चलता है जब बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने का टाइम आता है, और बड़ा शौक है हर बंदे को कि उसका बच्चा उसके लिए अच्छा कैरियर वो ढूंढे, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। लेकिन अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया या बर्थ सर्टिफिकेट में ऐसी गलतियां कर ली हैं, किसी ने इतनी ताखीर से करवाया कि अब वो चाह रहा है उसका बच्चा स्कूल जाए, और अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जाके अपने बच्चे की एज बताएं कि जी मेरा बच्चा तो 3 साल का है, तो वो फौरी तौर पर इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो टेस्ट के लिए भेज देते हैं। और बच्चे का जब पता चलता है कि बच्चा 5 साल का, आप उसको 3 साल का क्लेम कर रहे हैं, तो आप उस वक्त फिर परेशान होते हैं। सो हम बात कर रहे थे जी बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से। बिल्कुल। अब देखिए बर्थ सर्टिफिकेट आपने अगर अपने बच्चे का कैरियर बनाना है, अपने बच्चे के लिए अगला उसका सफ़र उसका इंतखाब करना है, तो वो सफ़र का इंतखाब उसके सिर्फ फिजिकली पैदा होने से नहीं होना। जिस दिन आपके पास वो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो इस चीज़ का सबूत है कि आपका बच्चा इस दुनिया में, इस मुल्क में, इस शहर में एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक। इसी तरह अगर कोई फौत हो जाता है, लोग नहीं उसको बॉदर करते। डेथ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, आप विरासत के इंतकाल के लिए नहीं जा सकते। आप अगर उनके अकाउंट में कोई पैसे थे, उनको बैंक से आप निकलवाना चाहते हैं, उनके वारिस हैं, आप नहीं निकलवा सकते। आप उनके नाम पे कोई जायदाद थी, उसको अब सब लोगों में मुंतकिल करना चाहते हैं, आप नहीं करवा सकते। आप कुछ भी चीज़ है, उनकी पेंशन है, उनकी सैलरीज हैं, उनकी जॉब के बेनिफिट्स थे, एक बंदा मुलाजम था फौत हो गया, आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। और नॉर्मली हॉस्पिटल से एक पर्चा जारी कर दिया जाता है कि ये एक डेथ सर्टिफिकेट, आपका बंदा हमारे पास आया था इतने बजे उसकी डेथ हुई, ये चीज़ें कॉज ऑफ डेथ, ये वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। उन्हीं चीज़ों को आपने फिर यूनियन काउंसिल में सबमिट करना है। आप बल्दिया ऑनलाइन के जरिए भी कर सकते हैं, आप उसके लिए जाकर अपनी यूनियन काउंसिल में सबमिट करके उसके बाद जो आपको एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट मिलेगा वो एक्चुअली डेथ सर्टिफिकेट होगा और हर जगह पर फिर उसको वैलिड माना जाएगा। और ऐसे भी होता है अगर खुदा न खास्ता किसी का बन गया है तो उसको जुटलाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अगर वो बन गया है तो फिर उसको बंदा जिंदा भी है तो वो कहता रहे कि मैं नहीं हूँ, मैं तो फौत ही नहीं हुआ, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। तो इस हद तक उसकी अहमियत है। इसी तरह लोगों की डाइवोर्स का मैंने आपको बताया, शादियां रजिस्टर नहीं लोग कर पाते। बाद में प्रॉब्लम क्या होती है जब शादी को बाद में रजिस्टर करते हैं, या आप खुदा न खास्ता उस शादी की तलाक हो गई है, आप चले जाते हैं जी अब उनमें दोनों फ्री कैन ने अगली शादी करनी है। आपकी अगली शादी तब तक रजिस्टर ही नहीं होगी जब तक आपका पिछला डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, और पिछला डाइवोर्स सर्टिफिकेट तब तक नहीं बनेगा जब तक आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना होगा। तो लोगों के इतने मसाइल हैं। मैंने पर्सनली देखा है कि निकाह के मौके पे वो निकाह खां कहता है कि जी जुर्म है, मैं नहीं कर सकता। एक तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको पता ही नहीं होता इन चीजों के बारे में, और कुछ लोग बॉदर ही नहीं करते हैं, बनवाना ही नहीं चाहते हैं ना। एग्जैक्टली, वो ज्यादा लोग खतरनाक हैं। बाकी जो पहला फैक्टर है ना वो भी बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब भी कोई नई रेगुलेशन लाई जाती है, नई कानून बनाया जाता है, कोई नए रूल्स लाए जाते हैं, उनकी तशहीर उस तरह नहीं होती। एग्जैक्टली यही उसके ऊपर मतलब मैं तो अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आपने एक ऐसे सेगमेंट के लिए आपने एक बंदे को चुना कि जो वो सेगमेंट जो प्योरली अवेयरनेस के लिए। अदरवाइज हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने अवेयरनेस के ऊपर सबसे कम काम किया। इतने कवानीन मौजूद हैं, इतनी लोगों के लिए चीज़ें मौजूद हैं जो लोगों को फ़ायदा देती हैं, जिसमें लोग अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं है। लोगों तक वो पहुंचती नहीं है चीज़ें, जो कि ऑब्वियसली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बाद में फिर मीडिया को पूरी करनी पड़ती है, वो अवेलेबल नहीं है। और अगर आप ये ऑनलाइन तमाम फैसिलिटी विद इन सेकेंड्स आपका काम हो जाता है, ना तो आपको लंबी कतारों में लगना पड़ता है, ना तो टाइम निकाल के अपने ऑफिस से, या आप अगर किसी काम कर रहे हैं वो काम छोड़ के आपको जाना पड़ता है। अब आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है, आप मोबाइल फोन पे बैठे हुए सब
चीज़ें कर सकते हैं। बस ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी भी हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं करना। इन द लॉन्ग रन इससे मसाइल क्या हो सकते हैं वो भी आपने जान लिए। तो ज़रूर ये तमाम चीज़ें जो है, अच्छा जी अगर आपके ID कार्ड में लेट्स सपोज ये आम है कोई गलती हो जाती है, हम अपना ID कार्ड बनवाने जाते हैं तो हम वो फॉर्म जो हमें एक जारी करके दे दिया जाता है उसको हम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते, घर का एड्रेस समटाइम गलत लिख दिया जाता है, समटाइम आपके नाम की स्पेलिंग गलत लिख दिए जाते हैं। मैं अपना नाम अब अलिफ से लिखती हूँ और मोस्ट प्रोबेबली वो आइन से लिख दिया गया तो नहीं समझ आया। सो इन गलतियों को अब आपने ठीक कैसे कराने? अच्छा देखिए, ये अगेन जहाँ से आपने डिस्कशन शुरू की, प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। हमें जब भी हम ID कार्ड के लिए प्रोसेस करने जाते हैं तो हमें वो एक दफ़ा दे दिया जाता है हाथ में डॉक्यूमेंट है, तो वो बड़ी मज़े का खेज़ बात कि वो हमें टेस्ट करवाने के लिए देते हैं, जो कि बड़ी अजीब बात है कि हम उसको जाके टेस्ट करवा के लाएं। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप उसको काउंटर चेक करें, आप उसकी एक पेज है, हाँ जी, एक एक चीज़ को चेक करें, अपने स्पेल, जैसे आपने कहा बेशुमार लोगों के ये प्रॉब्लम्स हैं कि उनके नाम में वो 3-4 तरीके से नाम बन सकता है। मेरा अहमद है, अहमद A से भी बन सकता है, E से भी बन सकता है, तो इस तरह की बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हम चेक नहीं करते और बाद में फिर हमें जॉब्स में आपकी डिग्रीज के मामले में फिर आपका एड्रेस गलत लिखा गया। एक छोटी सी चीज़ गलत लिखने से बहुत कुछ बदल जाता है। अब उसका एक तरीकेकार तो ये है कि आप उसी वक्त चेक कर लें तो आपका ठीक हो गया, नहीं तो पाक आइडेंटिटी एक ऐप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च की थी। बहुत टाइम उसको फ़ाल नहीं बनाया जा चुका था, लेकिन अब वो फ़ाल है। उसके ऊपर आप बासानी अपना नाम, अगर वो गलत है, अपनी कोई भी कवाइफ जिसमें आपका एड्रेस है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बेशुमार चीज़ें अगर वो गलत लिखी गई हैं, अगेन कोई नए सिरे से चीज़ नहीं आप ऐड कर सकते। अगर आप समझते हैं कि वो गलत लिखी गई है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है, हाँ। गलत लिखी गई है, उसमें सिर्फ करेक्शन की ऑप्शन है। उसके अलावा इवन आपकी फोटो जो है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, कि ID कार्ड पे जो फोटो होती है वो बंदा असल में नहीं होता, वो भी अपडेट हो जाती है। वो अब आप अपनी फोटो चूज कर सकते हैं, आप अपने अच्छा फोन है, आप अपने फोन से डायरेक्ट कैप्चर भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी की तस्वीर भी अब अपने ID कार्ड पे लगा सकते हैं, जो कि एक सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान में आज तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि लोग बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के किसी को दिखाते मेरी तस्वीर नहीं अच्छी आई, क्योंकि नादरा के दफ्तर में वो पहले घंटों वेट कर रहे होते हैं, जिस वक्त उनकी तस्वीर का वक्त आता है वो बेचारे उस वक्त उस हालत में होते हैं, हाँ। या उनको टाइम ही उस तरह का मिलता है कि आप कहीं तैयार होकर जा रहे हो, आपको लगता है आज आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, तो अपने मोबाइल से तस्वीर जी, आप अपने मोबाइल से अपने अच्छा फोन अगर आपके पास है तो आपकी तस्वीर और ज्यादा अच्छी आ सकती है। तो आप इस तरीके से अपनी तस्वीर अपडेट कर सकते हैं। ये और सिर्फ पाक आइडेंटिटी आपसे ये नहीं है, आप अपना FRC, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैंने अगर पता करना है कि मेरे खानदान में मेरे ट्री में कौन कौन आ रहा है तो मेरा FRC है। आप FRC घर बैठे ले सकते हैं उसी ऐप से। आप वहाँ बैठ के सिंपल वो डिटेल्स डालेंगे, आपको आपकी सारी फैमिली की डिटेल्स मिल जाएगी कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनकी सारी तस्वीरें, उनका डेटा, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो पाक आइडेंटिटी ऐप से ही घर बैठे आप इवन बैरून मुल्क से कई चीज़ें, जिन लोगों के मसाइल हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके लिए लोगों को पहले एम्बेसी जाना पड़ता था, फिजिकली डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता था ठीक करवाने के लिए, अब वो भी वहाँ बैठ के ओवरसीज़ के लिए भी ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है। ठीक हो गया। अगर आपने अपना ID कार्ड शादी के बाद अपने हस्बैंड के नाम पे कराना है, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है? जी एग्जैक्टली, उसके अंदर आप वो चीज़ें भी अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लेकिन अगेन इसमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये है कि चूंकि हमारी ये ऐप्स जो हैं वो टाइमली अपडेट नहीं हो रही होती जैसे आपकी दूसरी ऐप्स अपडेट हो रही होती हैं, इसलिए कुछ चीज़ें फर्दर अगर रुक जाती हैं तो उसके लिए फिर आपको नादरा के नंबर्स पे कांटेक्ट करके उनको बताना पड़ता है, लेकिन वो कर देते हैं अपडेट, उसको फौरी तौर पर वो बग को फिक्स कर देते हैं। अगर उसमें कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा तो वो उसको अपडेट कर देते हैं। हमने पर्सनली इसको चेक किया है कि वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं, वो फौरी तौर पर उस अपने वो कमांड सेंटर में कहते हैं कि जी इसको अपडेट कर दें तो वो कर देते हैं। सही। ये सारी चीज़ें आपकी घर बैठे हो सकती हैं, लेकिन अगेन करेक्शन की हद तक। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आप आउट ऑफ वे जाके, जैसे डेट ऑफ बर्थ का मामला होता है वो फिर एक कोर्ट का सेगमेंट आ जाता है, उसमें ये चीज़ें नहीं है। बच्चों का बेफॉर्म अगर बनवाना है तो आपकी रिकमेंडेशन क्या है? फौरी तौर पर बनवा लेना चाहिए कि जब आपको लोग उस मरहले का इंतजार करते हैं बच्चा स्कूल में जाना है तो तब करा लें, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी तो टाइम गुजर है, हमने कौन सा कभी कहीं बाहर जाना है, सो ये चीज़ें आपको क्या फौरी तौर पर कर लेनी चाहिए? देखिए असल में प्रॉब्लम क्या है, कौन लोग नहीं बनवाते, पहले तो उन लोगों को उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक मिथ है कि चूंकि जॉब्स के अंदर एक एज लिमिट होती है तो उस एज लिमिट को बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को 2 साल 3 साल छोटा रख लें। मतलब इवन ऐसा मामला भी है जिसमें बच्चा वो लेके आए हैं साथ 4 साल का मैक्सिमम बच्चा नज़र आ रहा था और वो कहते हैं हमने इसकी एज कम करनी। तो उन्होंने पूछा कितनी कम करनी, तो उन्होंने कहा जी वो 3-4 साल कम हो जाए।
मैंने कहा देखिए अगर इस बच्चे को हम अदालत में प्रोड्यूस करते हैं, अदालत में दिखाते हैं, तो सामने नजर आएगा। आप एक बच्चा जो 4 साल का बच्चा एग्जिस्ट कर रहा है, आप अभी पैदा करा अब रहे हैं। उसको जी कल पैदा हुआ है या पिछले 6 महीने तो का, ड्रामाई सीन हो तो गया ना। इस तरह के लोगों के फिर प्रॉब्लम शुरू हुए थे। ये एक तो वो तबका है जो बेसिकली ये समझता है कि शायद इसलिए जॉब्स में आसानी होती है, वो इसलिए ताखीर करते हैं। लेकिन अब देखें एक चीज़ को समझें, खुदा न खास्ता आपने अपने बच्चे की एज कम लिखी है, बड़े इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर इस बुनियाद पर भी आपकी सोशल मीडिया पे स्टोरीज भरी पड़ी हैं कि उनको बच्चों को एडमिशन नहीं दिया। उन्होंने कहा जी क्यों एडमिशन नहीं? उन्होंने कहा जी आपका बच्चा जो है ना वो ओवर एज है, लग ये रहा है कि आपके बच्चे की एज ज़्यादा है जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन आपने कम एज बताई है, जिस पर फिर उसको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। तो ये वो वाला अब ख़त्म हो गया है कि आप कुछ भी लिख दें। वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मे भी आप गुलाम रसूल साहब को कह दें कि मास्टर जी ये ठीक है, वो सब कुछ शायद चल जाए। लेकिन अब अगर आपने आज के दौर के इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चों को भेजना है तो वो इन चीज़ों को चेक करेंगे, उसको मेडिकल के लिए भेजा जा सकता है, वहाँ पे आपका ओसिफिकेशन टेस्ट होता है, बोन टेस्ट होता है, और वहाँ फ़ौरन पता चल जाता है कि इस बच्चे की एज क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर आप अपने बच्चे को, अगर वो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसको कानूनी तौर पर एग्जिस्ट करवाएं। बहुत इशू होता है, कुछ लोगों को बच्चों की डेट्स एक जैसी करनी होती हैं, कोई वो थोड़ा बहुत एक आप ऊपर नीचे कर लेते हैं तो वो ठीक है। अदरवाइज बच्चों को फौरी तौर पर उनको रजिस्टर करवाना चाहिए, क्योंकि उसका कोई अब फायदा नहीं है, ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता गलत लिखी गई है तो फिर उसको बाद में ठीक करवाने का मौका है, बाद में भी आप ठीक करवा सकते हैं। स्कूलिंग से पहले अगर अपडेट करा लेंगे तो ज्यादा बेहतर। लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता आप समझते हैं कि आपके पास सॉलिड डॉक्यूमेंट्स, आप कहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा जो है वो पैदा 2022 में हुआ था, लिखा 2024 गया या 2023 लिखा, या आपके पास डॉक्यूमेंट है, मतलब आपके पास हॉस्पिटल का एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, आपके पास हॉस्पिटल के विटनेसेस होते हैं, आपके पास अपने विटनेसेस होते हैं जो टेस्टिफाई अदालत में कर सकें, तो फिर आप बाद में भी किसी भी टाइम पे आके करवा सकते हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर हर क्लास के लिए एक एज रखी गई है। इन सारी चीज़ों को लोगों को वो ज़हन में रखना होता है कि आप किस एज के बच्चे को किस क्लास के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ पे फॉल भी करता है कि नहीं करता। बिल्कुल ठीक हो गया जी। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। टाइम पे अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लेना। कुछ लोगों का आईडी कार्ड लेट बनता है, कुछ लोग आईडी कार्ड बनवा लेते हैं और जब वो रीन्यू कराने का मरहला आता है तो कितना टाइम गुजर जाता है, आप रीन्यू ही नहीं कराते हैं। तो इसके नुकसानात क्या हैं? जी अहमद साहब। देखें, होता ये है कि पहले तो जो आईडी कार्ड बनवाने वाला फेज़ है, बड़े लोग ये समझते हैं कि 18 साल के हो गए हैं तो अब हम 18 साल के कंसिडर होंगे, अब हमें जितनी फैसिलिटीज़ 18 साल पे मिलनी है, या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी लोन के लिए अप्लाई करना है, तो अब हमें वो आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर दुनिया में आप आ गए हैं तो आपका फिज़िकली आना काफ़ी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी। तो इसी तरह आप 18 साल के हो गए हैं तो वो 18 साल का होना काफ़ी नहीं है। उसको साबित करने के लिए आपके पास एक CNIC है, जो आपको एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दिया गया है। अगर वो आप बनवा लेते हैं तो फिर आप एग्जिस्ट करते हैं, आप जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इवन बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको उसकी ज़रूरत होगी, तो उसके बगैर मुमकिन नहीं है। जो दूसरा आपने जिक्र किया कि जो लोग जिनका ज़ायदुल मियाद होता है, एक्सपायर हो जाता है और वो उसको बॉदर नहीं करते, आप कोई कोर्ट केस तक फाइल नहीं कर सकते, आप किसी किस्म की पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपका आईडी कार्ड वैलिड नहीं है।